हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे जानदार से शानदार से सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी, ईपीएफ, यूपीएफसी के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट क्लासेज और के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। हिंदी ऑडिट के लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था जो कि डेडिकेटेड था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आज इस कोर्स का आखिरी लेक्चर है, ऑडिट का आज आखिरी लेक्चर है। आज हमारा हिंदी में भी ऑडिट खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम इंग्लिश में ऑडिट को कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। आज हम हिंदी ऑडिट को भी जो है वो बहुत आराम से शानदार तरीके से समाप्त करने वाले और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे आगे के सब्जेक्ट को जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंश्योरेंस है और बाकी की सारी चीज़ें भी, और बचा हुआ अकाउंटिंग भी है। परेशान नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को। अकाउंटिंग भी इसी तरह हम हिंदी में स्टार्ट कराएंगे बिल्कुल डिटेल्ड वे में। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हम ऑडिट को भी बिल्कुल डिटेल्ड वे में कराया है, उसी तरह हम अकाउंटिंग भी हिंदी में बिल्कुल डिटेल्ड वे में ही कराने वाले हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षण जाँच। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? परीक्षण जाँच पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपने इंटरनल कंट्रोल पढ़ लिए हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल हमने पढ़ लिया। आज हम परीक्षण जाँच पढ़ने वाले, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने वाले और इन दोनों चीज़ों के बाद हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे ऑडिट वाले को। ठीक है, तो परीक्षण जांच होती क्या है बेसिकली? तो बड़े जो व्यापारी होते हैं ये क्या करते हैं, लेन देन की संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लेन देन की संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह की एंट्री इधर उधर तो नहीं हो गई, किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं है, एरर तो नहीं है। इसको इंश्योर करने के लिए, इस चीज़ को पक्का करने के लिए वो क्या करते हैं, एक टेस्ट चेकिंग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, जिसमें वो उस साल या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुए जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होते हैं उन सभी का एक लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं। उन सभी का क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों? एक लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो ये सुनिश्चित कर पाएँ कि हमने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई है वो संतोषजनक है और उसमें किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। अब जाँच के आधार पर डिक्सी, जांच की जो परिभाषा है डिक्सी के आधार पर हम बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिक्सी के अनुसार, तो परीक्षण जांच के लिए जिन मदों को चुना वे ऐसी होनी चाहिए जो उस सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हों जिसका अंकेक्षण किया जाना है, अर्थात चुने हुए मद। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि जिनका अंकेक्षण आपको करवाना है उनकी चेकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि ऑडिट में सारे के सारे एस्पेक्ट आपके कवर हो जाएं, सारे के सारे जो आपके भाग हैं वो कवर होने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब इसके लिए हमने क्या क्या लिए हैं, जैसे पहला है विभिन्न प्रकार के लेन देन में जितने भी लेन देन हैं आपके पूरे साल, पूरे तिमाही, छमाही जब का भी ऑडिट करा रहे हैं उस पूरे समय काल में जो भी लेन देन हुआ वो पूरे के पूरे लेन देन लेने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न कर्मचारियों के लेन देनों में से यदि कर्मचारियों के बीच कुछ लेन देन हुए हैं तो उसकी भी आपको चेकिंग करनी है क्योंकि उसका भी आप ऑडिट कराएंगे। और तीसरा जो है वर्ष भर के सौदों में से हों और पूरे साल भर के सौदों में से हों। अब सर ये तीन चीज़ें आपने बताई हैं, कुछ ठीक ठाक समझ में नहीं आई है कि हुआ क्या। समझो, हम पढ़ रहे हैं टेस्ट चेकिंग, परीक्षण। इसमें क्या करना है, हमें परीक्षण करना है। परीक्षण क्यों करना है सर? जब हम ऑडिट कराने वाले हैं तो ऑडिट में कुछ ऐसा बहुत बड़ा ना निकल के आ जाए कि जिससे हमारी संस्था की जो छवि है वो सामने बाजार में खराब हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऑडिट के पहले एक चेकिंग कराई जा सकती है जिसमें ये देखा जाए कि जिन जिन चीज़ों की आपको ऑडिट कराने हैं या जिन जिन चीज़ों का संभावित ऑडिट हो सकता है या जिन जिन चीज़ों के बारे में संभावतः जो ऑडिटर हैं, जो अंकेक्षक हैं वो बात कर सकते हैं, उनको हम लेंगे और उनको पूरी तरह से समझेंगे, देखेंगे, उनको चेक करेंगे। उनको हम पूरी तरह से समझेंगे, देखेंगे और चेक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो। ठीक है, अब सर इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो हमने 3 तरह की चीज़ों पर जोर दिया है। पहला है कि उस समय अवधि में जितने भी आपने लेन देन करे हैं, लेन देन से यदि हम अच्छी भाषा में बोलें तो जितने भी आपने ट्रांजैक्शन करे हैं उस पीरियड में, हर एक ट्रांजैक्शन को आपको चेक करना है। विभिन्न कर्मचारियों के बीच जो लेन देन हुआ है, एम्प्लॉयज़ के बीच जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें आपको चेक करना है और उस पूरे वर्ष के दौरान जो चेक हुए, लेन देन हुए, उनको आपको चेक करना है, जिससे आप किसी भी तरह की गलती को, किसी भी तरह के फ्रॉड को आसानी से पकड़ सकें और ऑडिट से पहले ही उन्हें संभाल सकें। अब परीक्षण जांच के लाभ क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नॉलेज स्काई ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो लॉन्च करा है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने लॉन्च करा है और इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हम
वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराने वाले हैं, स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसकी जो कीमत है वो बेसिकली 1000 रुपये, लेकिन नवरात्रि ऑफर चल रहा है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में मिलेगी, मतलब 40% ऑफ और 100 रुपये और ऑफ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सिर्फ 499 रुपये, मतलब 50% आपको लगभग जो है वो ऑफ मिल रहा है। अगले 3 से 4 दिन ये ऑफ़र रहेगा। पहले 100 बच्चों को ये दिया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब टेस्ट चेकिंग से होता क्या है? सबसे पहले समय और श्रम की बचत हो जाती है। सर, समय और श्रम की बचत कैसे हो जाती है? कि परीक्षण जांच का सहारा लेकर अंकेक्षक अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर सकता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 50 दिनों का कोई बंडल रखा है ट्रांजेक्शन्स का, लेन देन का, तो आपने क्या बोला ऑफिस ने कि हम इसकी इंटरनल चेकिंग कर चुके, इसमें किसी तरह की समस्या नहीं और इस पर इसके आउटकम ये है, इससे हमें ये चीज़ें मिली, इससे हमें ये निष्कर्ष मिले। तो कई बार क्या होता है, उन 50 दिनों के बंडल को देखने में हो सकता था 2 दिन का समय लग जाए ऑडिटर्स को, अंकेक्षकों को, लेकिन आपने पहले ही टेस्ट चेकिंग कर ली है और आपने जो टेस्ट चेकिंग के बेस पर रिपोर्ट बनाई है, अंकेक्षक उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और हो सकता है कुछ ही घंटों में अपना निष्कर्ष निकाल लें, जिससे समय बच सकता है। तो टेस्ट चेकिंग से सबसे पहली चीज़ क्या होती है भाई? अंकेक्षक का समय बचता है, अंकेक्षण का समय बचता है, जिससे अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो संस्था को ही होता है जिसका कि अंकेक्षण किया जाना है। विश्वसनीय परिणाम, दूसरा जो लाभ है वो है इसका विश्वसनीय परिणाम। सर, ये विश्वसनीय परिणाम क्या होते हैं? तो परीक्षण जांच के माध्यम से जो परीक्षण जांच के रिजल्ट होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी संस्था के लिए किया और आपने खुद किया है, तो आप कुछ गलत तो करेंगे नहीं, इसीलिए इन्हें विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, चलिए। अनेक व्यवसायों का अंकेक्षण संभव होना। ठीक है, अंकेक्षक अनेक व्यवसायों का अंकेक्षण एक साथ कर सकता है, क्योंकि इसमें जांच में कम समय लगेगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट चेकिंग करके रखी है पहले ही, तो जो अंकेक्षक आएगा उसको कम चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही वेरीफाइड डेटा होगा, तो उसे कम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कम चीज़ें देखनी पड़ेगी तो कम समय लगेगा, तो वो ज़्यादा ऑडिट जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो ये टेस्ट चेकिंग का एक एडवांटेज है। इसके बाद क्या होता है? कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। सर, कर्मचारियों पर इसका क्या नैतिक प्रभाव पड़ता है, ये भी देखते हैं हम। तो देखिए, स्टाफ के ऊपर नैतिक प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी के अंदर के ही व्यक्ति एक टेस्ट चेकिंग कंडक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डर बना रहेगा कर्मचारियों में कि हम कुछ गलत करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए उनके ऊपर एक नैतिक प्रभाव बना रहता है और वो किसी भी तरह के फ्रॉड या गलतियाँ करने की कम सोचेंगे। अब बात आती है अगला पॉइंट कि अंकेक्षण कार्य की शीघ्र समाप्ति। वही पहले से टेस्ट चेकिंग है, डेटा ऑलरेडी चेक्ड है, जांचा परखा हुआ है, तो अंकेक्षण कम समय लेते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। अगला है अंकेक्षण प्रतिदिन शीघ्र मिलना। अंकेक्षण प्रतिवेदन शीघ्र मिलना, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जल्दी मिल जाती है। ऑडिट जल्दी खत्म होगा तो प्रतिवेदन भी आपको उसी समयानुसार जल्दी मिल जाएगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा समय आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला है परीक्षण जांच की हानियां। यदि आप टेस्ट चेकिंग करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? अब हम सभी ने देखा है कि ऑडिट में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, यदि उसके लाभ हैं तो उसकी हानि भी होगी। जैसे दवाई के फ़ायदे होते हैं, आपको बुखार, आपके शरीर पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है किसी भी चीज़ का, उससे बाहर निकलने के लिए आपको दवाई खिलाई जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दवाई भी खिला रहे तो उसके भी नुकसान होते हैं ना। हम सभी ने देखा है कि हर एक दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो वैसे ही दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ लाभ हो, हर एक चीज़ की हानि भी होती है। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके डिसएडवांटेज ना हो। क्लियर? तो पहला है त्रुटियों एवं छल कपटों का पता ना लगना। कई बार ये होता है कि जब आप इंटरनल चेक करते हैं तो आप भी ऑडिटर की भांति जल्दी जल्दी चीज़ों को कर देते हैं और इससे कई बार छल कपट जो है आप पता नहीं। देखिए, एक चीज़ रट लो, चाहे इंटरनल कंट्रोल हो, चाहे इंटरनल चेक हो, चाहे ऑडिट हो, सभी की जो डिसएडवांटेजेस, उनमें डिसएडवांटेजेस लगभग कॉमन है। जैसे कि भाई त्रुटियों एवं छल कपटों का पता ना लगना, तो भाई जो चीज़ें इंटेंशनली करी जाएंगी, जो चीज़ें क्या करी जाएंगी सर? इंटेंशनल करी जाएंगी। जो चीज़ें जानबूझकर करी जाएंगी, वहाँ पर उन चीज़ों को पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उन चीज़ों को पकड़ना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? ये आप सभी बच्चों को याद रखना। तो इंटेंशनल करेंगे चीज़ें हमेशा,
मुश्किलें खड़ी करती हैं। दूसरा है रिपोर्ट का संतोषजनक हो जाना। परीक्षण जांच के अंतर्गत कुछ लेन देन की ही जांच होती है, अतः परीक्षण जांच के आधार पर कई बार ऑडिटर जो है वो असंतोष प्रदर्शित कर सकते हैं कि यार जो आपने किया वो ठीक नहीं, हम पूरा अंकेक्षण अलग से करेंगे। तो ये दो धारी तलवार हो गई। एक तो ये कि भाई अंकेक्षण के लिए कई बार ये भी हो जाएगा कि उनका समय बच जाएगा, लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये भी है कि अंकेक्षण ये बोल सकता है, अंकेक्षक ये बोल सकता है कि नहीं भाई हम आपसे इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, हम इस चीज़ से क्या हैं संतुष्ट नहीं, आप तो फिर से करेंगे या हम फिर से करेंगे। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट इसका बन सकता है। कार्य असावधानी से किया गया हो सकता है। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, इंटरनल चेक है, खुद का चेकिंग कर रहे हैं तो लापरवाही भी कर देती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और अंकेक्षण के उत्तरदायित्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज़ें आप एक बार इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि परीक्षण जांच करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। जब आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं तो अब आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आप टेस्ट चेकिंग अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सही प्रतिनिधि लेखों का चुनाव करना। सही प्रतिनिधि लेखों का जो है वो चुनाव करना। ठीक है, सही प्रतिनिधि लेखों का चुनाव करना है। परीक्षण जांच हेतु जिन भी लेखों या मदों को चुना जाए वह संपूर्ण लेखों का प्रतिनिधित्व करती हों, तभी परीक्षण जांच के सही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात वही है कि जिन अकाउंट को आपको ऑडिट कराना है उन सभी को आपको टारगेट भी करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप उन्हें टारगेट नहीं करेंगे ठीक से, तो आपकी जांच पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होगी, पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं होगी, पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं होगी। अगला पॉइंट है, वर्ष के प्रारंभिक एवं अंतिम लेखों की गहन जांच होनी चाहिए। मतलब जब आप अकाउंट्स को ओपन कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल से शुरुआत जब आप करते हैं या जब आप 31 मार्च को जब आप अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो इस समय दोनों अकाउंट्स की आपको गहनता से जांच करनी है कि आपने शुरुआत कहाँ से करी, आपने खत्म कहाँ पर किया है और किस तरह से पूरे साल आपका जो है ट्रांजेक्शन, लेन देन, व्यवहार चला है। इसके बाद बारी आती है विभिन्न अवधि के लेखों को चुनना। ठीक है, विभिन्न अवधि के लेखों को चुनने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप हर एक क्वार्टर एंड की रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब आप जब आपकी तिमाही खत्म होती है तो उसका रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, या छमाही खत्म होती है उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, या हर महीने का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद बारी आती है प्रत्येक कर्मचारी की जांच करना कि भाई कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको उनकी भी जांच करनी आनी चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारी काम चोरी कर रहा हो, कोई फ्रॉड कर रहा हो, कोई साजिश रच रहा हो, ये भी आपको देखना है। तो प्रत्येक कर्मचारी की जांच करनी है। मदों के चुनाव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य कुछ ना कुछ मदें अवश्य चुनी जाएं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपके ऑफिस में 10 लोग हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 लोगों का काम आपने देख लिया बाकी के 8 छोड़ गए, नहीं। आपको ये कोशिश करनी है कि 10 में से 10 व्यक्तियों ने, आप जब चेकिंग करें तो आपके पास 10 फाइल हों तो 10 की 10 फाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक कर्मचारी का थोड़ा थोड़ा काम आ जाए। मतलब आप हर एक व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा काम चेक कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4 या 5 का चेक कर लिया, 4 और 5 आपके छूट गए। तो हो सकता है जिनको आपने छोड़ दिया उन्हीं ने कोई फ्रॉड किया हो। ठीक है, आगे बात करते हैं संदिग्ध व्यवहारों की गहन जांच करना। यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, यदि कोई ऐसा क्षेत्र आपको समझ आता है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं कुछ संभावना है कुछ गड़बड़ होने की, या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी तरह का कोई फ्रॉड या एरर हो सकता है, तो उसको आपको डिटेल्ड जांच करनी है, उसकी गहन जांच करनी है, गहन जांच पड़ताल करनी है। रोकड़ पुस्तक एवं जर्नल के क्रेडिट लेखों की पूर्ण जांच करनी। मतलब रोकड़ मतलब है नगद, तो नगदी से संबंधित सारी जांच आपको डिटेल में करनी है। कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ से कैश गया, उस कैश को आपने अपने जर्नल में, बही खातों में, लेखों में किस तरह से लिया है, किस तरह से उसका आवागमन आपने दर्शाया है, क्या वो उसी तरह से दर्शाया गया जिस तरह से उनका आना जाना हुआ या नहीं हुआ है, या कुछ एरर हैं या फ्रॉड है, क्या है, ये यहाँ पर आपको चेक करनी है। और न्यायादर्श की गोपनीयता रखना है। खैर ये तो पॉइंट है। अब बात करते हैं कि टाइप चेकिंग की ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और टाइप चेक और जो टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कि हम बात करें तो दोनों के ऊपर किसी भी कंपनी का भविष्य टिका होता है, और जो निवेशक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो स्टॉक होल्डर होते हैं, उनका भविष्य टिका होता है। क्यों? क्योंकि जब एक ऑडिटर किसी भी बैलेंस शीट को ऑडिट करता है तो उसके ऑडिटेड बैलेंस शीट के
ऊपर विश्वास करके ही जो कंपनियां हैं या जो लोग हैं या जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लोगों का पैसा और कंपनी का भविष्य दोनों ही दांव पर रहता है, एक ऑडिटर के ऊपर, एक चेकर के ऊपर। यदि चेकर या ऑडिटर गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे, फ्रॉड को नहीं पकड़ पाएंगे और एक झूठी रिपोर्ट दे देंगे, तो इस रिपोर्ट से भविष्य में होने वाले जो इन्वेस्टर्स, उनका पैसा भी गड़बड़ हो सकता है, लॉस में जा सकते हैं, या कंपनी खुद भी नुकसान में जा सकती है एक बड़े फ्रॉड की वजह से। क्लियर? तो हम बात करें टेस्ट चेकिंग की, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, खैर इस पर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता ज़्यादा, तो इसको हम जो है स्किप करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अंकेक्षण कार्य प्रपत्र में, इसे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण रिपोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंकेक्षण रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है समझिए। जब एक ऑडिटर आता है आपके पास, तो आपके अंतिम खातों की जांच, देखो ऑडिट रिपोर्ट तो हर ऑडिट के बाद बनती है, लेकिन मुख्यतः जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट होती है वो है आपकी भाई फाइनल ऑडिट जो आपका होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो आपका होता है, या जब आप अकाउंटिंग को क्लोज करते 31 मार्च की बैलेंस शीट जो बनती है उसका जो ऑडिट होता है वो। तो जब एक ऑडिटर आएगा, 8-10 दिन आपके यहाँ रुकेगा, आपकी कंपनी की ऑडिट करेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ये एक रिपोर्ट बना के देता है। उसे जो जो गलतियाँ मिलती हैं उनके बारे में लिखता है, जो जो चीज़ों से समझ आती हैं उनके बारे में लिखता है, जो सुधार वो आपको करवाना चाहता है उसके बारे में लिखता है, आपकी कमियों के, और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करता है। तो इस पूरे के पूरे पेपर वर्क को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। अब इसके कई सारे हिस्से होते हैं, जिसमें इसका एक भाग होता है ऑडिट नोटबुक। तो ऑडिट नोटबुक बेसिकली ये है कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहे होते हैं तो अपने पास एक रफ वर्क रखते हैं, रफ शीट रखते हैं, जिसमें वो जो भी चीज़ें उन्हें मिलती जाती हैं, कहीं भी कोई गलती मिलती है, कहीं भी कोई एरर मिलता है, कहीं भी कोई मिसकंडक्ट मिलता है, तो वो उस चीज़ को लिखते जाते हैं। और ऑडिटर्स जिस चीज़ में ये लिख रहे होते हैं, जिस डायरी में लिख रहा होता है, उसे हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं, ऑडिट नोटबुक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि किसी भी संस्था के खातों का अंकेक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक जांच कार्य के परिणाम और अपने निष्कर्षों का सारांश रूप में एक विवरण देता है, जिस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। यही चीज़ डेफिनेशन में लिखी हुई जो मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, अब अंकेक्षण नोटबुक और अंकेक्षण टिप्पणी बुक, इससे समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति की स्मरण शक्ति की सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो 10 दिन आपके इधर रुका है तो वो 10 दिन में जो भी उसने करा वो दिमाग में फिट कर ले, नहीं। कई बार आप भी क्या करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, जो जो आप पढ़ते हैं तो वही ऑडिटर करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, जो भी गलतियाँ वो पकड़ते हैं, उसे ऑडिट नोटबुक कहते हैं। तो अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक से आशय एक ऐसी पुस्तक से जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं, मांगे गए स्पष्टीकरण, त्रुटियां, व्यवसाय से प्राप्त निर्देश को लिखा जाता है। मतलब वो जो भी आपसे डाउट पूछेंगे, जो भी आपके ऊपर क्वेश्चन रेज करेंगे, जो भी क्वेरी रेज करेंगे, जो भी आप उन्हें उत्तर देंगे, स्पष्टीकरण देंगे, जो भी गलती वो पकड़ेंगे, वो सब चीज़ उसे लिख लेते हैं। और जब वो आपकी फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसी आधार पर वो आपकी फाइनल रिपोर्ट को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में 2 परिभाषाएँ हैं। इसमें जोसेफ लंकास्टर की परिभाषा यहाँ पर मैंने ली है। इसमें बोला गया कि एक रिपोर्ट एकत्रित एवं विचार किए हुए तथ्यों की एक ऐसी सूची है जो उन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप एवं संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाई जाती है जिन्हें प्रतिदिन की विषय सामग्री से संबंधित पूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर है नहीं समझने को। ठीक है बच्चों, अब हम आगे समझते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 227(2) के अनुसार क्या बात करेगी। 2 परिभाषाएं, उनमें से एक पहली पढ़ ली ऊपर। तो इसने बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से समझनी है कि अंकेक्षक को स्वयं द्वारा जांचे गए हिसाब किताब और प्रत्येक चिट्ठे, लाभ हानि खाता एवं उसके साथ संलग्न किए गए प्रलेखों के संबंध में जो कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि जो भी ऑडिट ने ऑडिट वर्क करा है, उससे जो भी उसने निष्कर्ष निकाला है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट देनी पड़ती है और उस रिपोर्ट को हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। सिंपल शब्दों में, आपने जो भी काम किया, जो भी गलतियां पकड़ी, जो भी फ्रॉड पकड़े, जो भी समझा, जो भी पूछा, जो भी बताया, उन सबको एक रिपोर्ट में डाल देना। उस रिपोर्ट को आप अंकेक्षण रिपोर्ट बोलेंगे भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन अंकेक्षक द्वारा किए गए जाँच कार्यों का संक्षिप्त विवरण है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये एक समरी है जो जो काम उसने किया। प्रतिवेदन, इसे देखो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है इसे ऑडिट की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में प्रतिवेदन बोलते हैं, और शुद्ध भाषा में इसे पालन प्रतिवेदन कहा जाता है।
है ना। ऑडिट रिपोर्ट को पालन प्रतिवेदन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। प्रतिवेदन अंकेक्षकों के उन निष्कर्षों को भी स्पष्ट करता है जिस पर जांच कार्य के उपरांत अंकेक्षक पहुंचा है। मतलब आपने ऑडिट वर्क करा, ऑडिट वर्क को करने के बाद आप किस डिसीजन पे पहुंचे, आपने क्या समझा, क्या डॉगमा निकाला, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो जांच कार्य के रिपोर्ट में डाल दी जाती है, जिसे हम अंकेक्षक रिपोर्ट कहते हैं। अगला है, प्रतिवेदन में तथ्यों के साथ साथ अंकेक्षक अपना सुझाव भी देता है ना। मतलब मान लीजिए मैंने गलतियां तो निकाल दी, लेकिन उन गलतियों का संभव सुधार क्या हो सकता है, उन गलतियों को कैसे आप सुधार सकते हैं, क्या क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी हम डालते हैं, वो भी एज एन ऑडिटर हम डाल सकते हैं उसमें। प्रतिवेदन पर अंकेक्षक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सील साइन जरूरी है। जो प्रतिवेदन आएगा, जो पालन प्रतिवेदन आएगा या जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी, उस पर ऑडिटर के सील साइन कंपलसरी हैं। और प्रतिवेदन से ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त होती है। ठोस और संक्षिप्त का मतलब ये है कि ठोस से मतलब ये कि जो गलतियां करी हैं अकाउंटिंग बनाने में, वो गलतियां भी पता चल जाती हैं और विश्वसनीय भी होती हैं, क्योंकि ऑडिटर ने निकाली तो वो सही मानी जाएंगी। चलिए, रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या होती हैं। तो धारा 227(3) के अनुसार अंकेक्षक रिपोर्ट में 5 बातें होनी चाहिए। फटाफट से हम इन 5 बातों को समझते हैं कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो अंकेक्षक रिपोर्ट में निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि उसकी सम्मति में उसको प्राप्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के खाते कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा वांछित सूचना देते हो। मतलब जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग जो भी जानकारी चाहिए है खातों की, वो होनी चाहिए। पहले इस चीज़ को निर्धारण करें। दूसरा है लाभ हानि खाता, वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है। वही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम के अनुसार उचित पुस्तकें रखी हैं या नहीं रखी हैं। मतलब कंपनी अधिनियम के अनुसार आपने प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग करी या नहीं करी है, ये भी उस रिपोर्ट में आना चाहिए। और जो शाखा के हिसाब किताब संबंधी रिपोर्ट हैं जो धारा 288 के अनुसार होने चाहिए, वो हैं या नहीं है। और 5वां पॉइंट है कंपनी का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता, उसकी पुस्तकें खाता एवं विवरणों के अनुरूप है या नहीं। मतलब जो आपने प्रॉफिट या लॉस दिखाया है वो आपकी बैलेंस शीट उस हिसाब से बातें कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब आप बोला 2 करोड़ का लाभ है, तो क्या 2 करोड़ की लाभ के अनुरूप आपकी सेल है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी सेल 50 लाख की भी नहीं है लेकिन आप प्रॉफिट 2 करोड़ का दिखा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, यही सारी की सारी चीज़ें। अब बात ये आती है कि अंकेक्षक प्रतिवेदन का महत्व क्या है। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पालन प्रतिवेदन, याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट बोलें, अंकेक्षण प्रतिवेदन बोलें, पालन प्रतिवेदन बोलें या सिर्फ प्रतिवेदन बोलें, ये एक ही शब्द है, एक ही चीज़ को बोला जाता है। अब इसके महत्व क्या है, तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। पहली चीज़ है शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर, यदि इस शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शेयर होल्डर देखेगा तो ये समझ जाएगा कि ऑडिट के पहले कंपनी ने कितनी गलतियां करी थी, कंपनी में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कंपनी में कहाँ कहाँ खामियां हैं। तो एक स्पष्ट जो इमेज तैयार हो जाएगी कंपनी की, वो उस रिपोर्ट से हो सकती है। तो ये भाई, ये शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरा है लेनदार के लिए, क्रेडिटर के लिए। जो क्रेडिटर है वो देख लेगा कि भाई कंपनी कैसा काम कर रही है। ठीक है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, कंपनी कहीं डूबने वाली तो नहीं है, कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है, तो उस हिसाब से वो अपने लेन देन के व्यवहार को कंपनी के साथ संचालित करेगा। विनियोगकर्ता का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना इन्वेस्टिंग, भाई बैलेंस शीट तो बाद में आएगी, लेकिन बैलेंस शीट के पहले क्या क्या खामियां पकड़ी गई हैं यदि ये पता चल जाए तो इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है। ठीक है। संचालक, डायरेक्टर जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये समझ सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी में क्या क्या चल रहा है, मैं तो नहीं देख पा रहा, लेकिन ऑडिटर ने कौन कौन सी गलतियां पकड़ी हैं। कहीं इनमें से ऐसी कोई गलती तो नहीं है जो हम इंटरनल चेक में ना पकड़ पाए हों, या हम टेस्ट चेकिंग में ना पकड़ पाए हों, या कहीं कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं है जो बहुत शातिर ढंग से कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो। ये सारी की सारी चीज़ें। गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो वो ये देख पाएंगे कि भाई कौन कौन से अवक्षेप आ रहा है। अवक्षेप का मतलब ये है कि जो क्वेरी रेज करी गई हैं, तो गवर्नमेंट ये देख सकती है कि भाई हमने किस किस तरह की खामियां हैं जो हमारे सिस्टम में उत्पन्न हो रही हैं, इसके लिए हमें कोई नियम बनाना है या सामान्य तौर पर अर्थदंडित करना है, या सिर्फ इसके लिए हमें एड्रेस करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ सरकार देख सकती है। और यदि इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो कर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिशियल जो हैं वो इसे देख सकते हैं। ठीक है। अब
बात यहाँ पर ये हो रही है कि अंकेक्षक रिपोर्ट कितने तरह की हो सकती है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो अंकेक्षक रिपोर्ट जो है वो अलग अलग आधार पर बनाई गई है। अंकेक्षक रिपोर्ट जो है वो अलग अलग आधार पर बनाई गई है। जैसे पहला है कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो है, देखो कैटेगरी है, अलग अलग तरह की कैटेगरी और उनके अंदर रिपोर्ट हैं अलग अलग तरह की। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर कितने तरह की रिपोर्ट होती हैं ये देखते हैं। पहली होती है अंतिम रिपोर्ट। अंतिम रिपोर्ट जो होती है ये अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर होती है। मतलब जब आप 31 मार्च का बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट का जो ऑडिट होगा, उस ऑडिट की जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो अंतिम ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, फाइनल अकाउंट की जो ऑडिट है वो फाइनल ऑडिट है, और फाइनल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगी। दूसरी इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो आंतरिक आपके ऑडिट होते रहते हैं उनकी जो रिपोर्ट बनेगी वो आंतरिक रिपोर्ट कहलाएगी। आंशिक रिपोर्ट क्या है? पार्शियल रिपोर्ट ये कि आपने थोड़ा बहुत ऑडिट करा, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का ऑडिट करा, किसी एक विशेष विभाग का आपने ऑडिट करा, उसकी जो रिपोर्ट है वो आंशिक रिपोर्ट बन जाएगी आपकी। तो पहला हमने देखा कार्य क्षेत्र के आधार पर 3 तरह की रिपोर्ट हो गई थी। अब हम बात करेंगे प्रकृति के आधार पर। अब हम बात करेंगे किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर हम देखेंगे तो पहली है क्लीन रिपोर्ट, दूसरी है क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, अब इन्हें ज़रा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छ रिपोर्ट की। इसको हम एक बार पढ़ते हैं, स्वच्छ रिपोर्ट क्या है, फिर आप समझेंगे। देखो, क्लीन रिपोर्ट जो है, यदि अंकेक्षक यह समझता है कि कंपनी के खाते व विवरण अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार बनाए गए हैं, अर्थात लाभ हानि खाता व चिट्ठा संस्था के सही चित्र को प्रदर्शित करते हैं तथा अंकेक्षक को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिए जाने वाले प्रतिवेदन को स्वच्छ प्रतिवेदन कहा जाता है। स्वच्छ प्रतिवेदन को अमर्यादित प्रतिवेदन या अनक्वालिफाइड भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतिवेदन जिसमें अंकेक्षक किसी अनियमितता, अशुद्धि, कमी या अन्य प्रकार की शिकायत नहीं करता, स्वच्छ प्रतिवेदन कहलाता है। ध्यान से समझिए। देखो, पढ़ के बहुत आसानी से हो गया होगा इसलिए मैंने पढ़ दिया। ठीक है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ आया है उनके लिए मैं सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ कि स्वच्छ प्रतिवेदन क्या होगा। देखो, आपके पास एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट का मतलब क्या है? आपकी जांच हुई और आपकी रिपोर्ट आई। ऑडिट एक जांच है, आपकी रिपोर्ट आई। यदि रिपोर्ट साफ है, इसका मतलब है कि आप में कुछ नेगेटिव है ही नहीं, है ना। तो वही है, यदि ऑडिट हुआ और ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट भेजी ऑडिटर ने, उसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं मिली, किसी भी तरह की अनियमितता नहीं मिली, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है, किसी भी तरह का एरर नहीं है, कोई समस्या नहीं है उस कंपनी के खातों में, तो उसे हम बोलेंगे क्लीन रिपोर्ट, और इसे ही बोला जाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया। समझ आ गया तो ठोको लाइक और बोलो लाइव चैट सेक्शन में यस सर समझ आ गया फटाफट से। फिर दूसरी है मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। यदि अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान लेखा पुस्तकों में कुछ अशुद्धियाँ, अनियमितताएँ अथवा अन्य प्रकार की कमी पाता है, तो उसे चाहिए कि इसका उल्लेख वह अपनी रिपोर्ट में कर दे। ऐसी अशुद्धि, अनियमितता, कमी या शिकायत का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट मर्यादित रिपोर्ट कहलाती है। इसे विशेष रिपोर्ट भी कहते हैं। तो समझ आ गया, एक जिसमें कमियां नहीं थी तो स्वच्छ रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट थी, एक जिसमें कमियां होंगी तो वो क्या कहलाएगी? क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाएगी। उसकी जस्ट अपोजिट, कमियां नहीं हैं तो अनक्वालिफाइड, कमियां हैं तो क्वालिफाइड, बात खत्म। अब इसमें क्या है, एक चीज़ याद रखना है कि 1 अप्रैल 1984 के बाद प्रत्येक अंकेक्षक को मर्यादित रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचनाएं देना आवश्यक है। मतलब यदि मर्यादित रिपोर्ट है तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए? छपेगा यहाँ से क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन जो है वो छपेगा। ठीक है, जिसकी भी किस्मत अच्छी होगी 2025 में EPFO में या EOAO में क्वेश्चन छपेगा। सभी मर्यादाओं को रिपोर्ट में एक साथ दिया जाना, इन मर्यादाओं का वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करना, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि स्वच्छ व मर्यादित रिपोर्ट में और मर्यादित रिपोर्ट में क्या अंतर है। तो देखो भाई, अंतर तो बेसिक है, एक में गलतियां होंगी, दूसरे में गलतियां नहीं होंगी। एक में उन गलतियों का सुधार होगा, दूसरे में गलतियां ही नहीं है तो गलतियों का सुधार क्या होगा। तो इस तरह का ये बेसिक अंतर है, इससे आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आज फाइनली आपके कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपका ऑडिट का जो कोर्स है, अंकेक्षण का जो कोर्स है वो हिंदी में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 5 से 7 क्लासेस यहाँ आपकी रहेंगी और इन 5 से 7 क्लासेस में हमारा ऑडिट हिंदी मीडियम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का कोर्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमने हिंदी मीडियम का भी कोर्स कंप्लीट कर दिया है। तो ऑडिट एक सब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया।
अब बात ये आती है कि इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। तो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी PDF हमने अपनी नॉलेज स्काई के ऑफिशियल एप्लीकेशन में डाल दी है। आज इसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आज रात से आपको ऑडिट हिंदी माध्यम की PDF भी जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब जो कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, कल से हमारी क्लासेस इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की होंगी और 30 अक्टूबर तक अब हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि लगभग 10 आपके एक्ट कंप्लीट करा दिए जाएं और बेसिक जो चीज़ें होती हैं एक्ट के अलावा, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है या हम बात करें आपकी अप्रोचेज हैं, इस तरह की जो चीज़ें उन्हें कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।